जिनके दृढ़ अनुशासन के आगे पाक भारत से हारा था। अरे आपको याद नहीं, जय जवान जय किसान इन्हीं का तो नारा था। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में कई महान हस्तियों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की आवाम में आजादी की ऐसी आग फूकी कि आजादी दिलाने के बाद ही दम लिया, जिनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। आपको बता दें कि एक ऐसा भी वक्त आया था जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस करने की साजिश रची थी, लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से ना सिर्फ देश की रक्षा की बल्कि लोगों को अपने प्रवचनों से ही हिम्मत से जीने की राह दिखाई। इस महान हस्ती के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज हम इनके जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। लाल बहादुर शास्त्री एक मशहूर भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। छोटा कद, महान व्यक्तित्व और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र दिया अनोखा राष्ट्र को और दिया हरित क्रांति का उपहार। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का किसी महामारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ननिहाल में रहते हुए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरीश चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया, क्योंकि वो अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री की उम्र मात्र 17 साल की थी। महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों से बाहर आकर आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया। तब उन्होंने अपने अध्यापक से इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अनुमति लेने गए, लेकिन गुरुजी ने समझाया कि बेटा, हाई स्कूल की परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं, परिश्रम करके अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो माँ का सहारा हो जाओगे। विद्यालय छोड़कर आंदोलन में जाने की इजाजत रिश्तेदारों ने भी नहीं दी। फिर भी युवा लाल बहादुर शास्त्री अपने अंदर की आवाज को रोक नहीं पाए और अपनी माँ के हित को देश हित पर बलिदान करने के लिए निकल पड़े। लालों में वो लाल बहादुर, भारत माँ का वो प्यारा, कष्ट अनेकों सहकर जिसने निज जीवन का रूप संवारा। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत सेवक संघ से जुड़े रहे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा।
स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरदवापुरे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दवालन को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए ये आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए और फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। शास्त्री जी ने 1946 में प्रांतीय चुनावों के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया था। लाल बहादुर शास्त्री की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आया। जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाल बहादुर को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला संवाहकों यानी कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछारों का प्रयोग करना शुरू करवाया था। शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल हुए, जिन पर महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा प्रभाव था। वो उनके एक सच्चे अनुयायी थे और बाद में वो जवाहरलाल नेहरू जी के भी अनुयायी बने। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब पहले आम चुनाव आयोजित किए गए तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नेहरू के सहायक के रूप में पहले रेलवे मंत्री 1951 से 1956 तक उन्होंने रेलवे मंत्री रहते हुए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया, लेकिन 1956 में एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। युद्ध से नहीं वो घबराता था, विश्व शांति का वो दीवाना था। इसी शांति की बलवेदी पर उसे ज्ञात मर मिट जाना था। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई तब लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। साल 1961 में गोविंद बल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वो गृह मंत्री बन गए। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ करते थे। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश भारत में आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तु स्थिति समझाते हुए पूछा, सर क्या हुक्म है? जिस पर शास्त्री जी ने बड़ी ही सादगी से जवाब देते हुए कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है।
गांधी जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये नारा काफी प्रचलित हुआ और आज भी लोगों की रग रग में बसा हुआ है। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हो गया। हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को भी मानते हैं। विशेषज्ञों की अगर माने तो किसी ने उनकी मृत्यु की साजिश रची थी। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मंगवा करके खाता था। PIL 48 ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। सभी IAS अफसरों को वीकली रिपोर्ट देना पड़ता था, कहां पहुंचे क्या हुआ। एक लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। फर्क देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा नहीं मरेगा। हिंदुस्तान का आम आदमी विदेशी गेहूं खाने के लिए मजबूर नहीं होगा। ये संकल्प सरकार ने नहीं, मेरे देश के किसानों ने लिया, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लिया और देश के अन्न के भंडार भर दिए। आज हमें विदेशों से गेहूं नहीं मंगवाना पड़ता, वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। फर्क लाल बहादुर शास्त्री। तो ये देश देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दी। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी और ब्रिटेन आवाज कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया था।
तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बयान दिए थे, इसमें अटल जी की कोई कमाल नहीं है, तो वैज्ञानिकों की कमाल है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, 11 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत थी, मैं मानता हूं। लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग नहीं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें। नेहरू की बेटी के बाद नेहरू सरकार को सहारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ही थी। इंदिरा से भी कई साल पहले नेहरू की विजय में लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा। शास्त्री के बाद ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली थी। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ था। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई थी। 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरि कृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। कि 2 अक्टूबर 1904 में जिस शख्स का जन्म हुआ है उसको पढ़िए, और इनकी भी हत्या हुई थी। लेकिन आज भी भारत की राजनीति में इस सब के बावजूद कि जो बहादुर थे, जिन्होंने भारत की असीमता को अक्षुण्णता बरकरार रखने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में आज के 2020 के भारत में लोग बोलने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं। इसीलिए एक पार्टी विशेष के लोगों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी कुछ प्रकरण किए, जो भी कुछ षड्यंत्र किए, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या तो 11 जनवरी 1966 में हुई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की हत्या तो आपने 24 अक्टूबर 1943 को ही कर दी थी, जब उस वक्त सत्ता के लालचियों ने अंग्रेजों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा मूवमेंट हाईजैक कर लिया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश की युवा पीढ़ी को बहादुर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना सिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिनको सत्ता चाहिए थी, जो किसी एजेंडे के तहत ये सब काम कर रहे थे, उन्हें बहादुर नहीं पसंद थे, उन्हें डरपोक, लाचार, बेईमान, झूठे, फरेबी लोग पसंद थे। उन्होंने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया और भारत की सत्ता पर 19 साल तक राज किया। इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम आज के दौर में हम पहली बार ये तो कोशिश करें कि एक बार हम सच तो बोले। 70 सालों से झूठ बोलने की भारत के सनातनियों को आदत पड़ गई है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है झूठ बोलने की, झा साहब, कि अब हम न खुद झूठ बोलते हैं बल्कि अपने दुश्मन और राष्ट्र के दुश्मनों से भी कहते हैं कि तुम भी झूठ बोलो। क्योंकि हमने सच अगर सुन लिया तो ये जो हमने महल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हमने ली हैं, ये हमने सत्ता का सुख भोगा है, ये सत्ताओं के जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये व्यवस्था में जो हमने मजे लिए हैं, ये सब छोड़ने पड़ जाएंगे अगर हमने सच बोलना शुरू कर दिया। हमने अपने बच्चों को सच बताना शुरू कर दिया तो वो बच्चे हमसे बगावत कर बैठेंगे। और ये हमने जो पुल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए दादा परदादा जो हैं, इनको लोग सड़कों पे इनकी होली जला देंगे। स्वार्थ, बेईमानी, झूठ और फरेब का जो हमने एक मुजस्समा बनाया है, वो खुल जाएगा चौराहे पे, और वो खुला तो हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए झूठ बोलते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते रहो। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि अखबार उनके कंट्रोल में था,
रेडियो उनके कंट्रोल में था, टीवी था नहीं उस दौर में। उन्होंने इन दोनों चीजों पे कब्जा किया और पूरे देश को वो बातें बताई जो उनको सूट करती थी। इसलिए 1956 तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों की जासूसी होती रही। ये किसके कहने पे हो रही थी? क्योंकि जो गए थे, जिन्होंने ट्रेंड किया था, वो लोग सत्ता पे बिठा के गए और उन लोगों को लगा कि हमारी बातें 100 साल बाद खुले कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कल परसों आज कल में न खुल जाएं, इसलिए ऐसे तमाम प्रावधान वो करके गए और जब यहां से चले गए। इसीलिए हमारे देश में ये तो दो किस्म के झूठ बोले जाते हैं। हम एक तरफ कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। यहां हम आजादी देने और लेने की बात करने की जगह हम दे दी, यानी ही हमें वो जो गोरे हमारे मास्टर थे और उन मास्टरों के बीच में जो गांधी जी एक पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये हमें भीख में दे दी कि भाई दे दो अब इन भूखे नंगे लोगों को। उन्होंने दे दी, हम लेने की स्थिति में नहीं थे। लेने और देने के अंदर फर्क होता है। ये छोटा सा शब्द है, इसी से आपके पुरुषार्थ का, आपके मान का, सम्मान का, आपके हजारों साल की परंपराओं में जो कुछ आपने सीखा था, उससे पता चलता है कि आपने कोई चीज ली है या किसी ने आपको दी है। लेता आदमी जीत करके लेता है। हमने हॉकी के मैदान में, हमने क्रिकेट के मैदान में जीत ली है, हमें किसी ने जीत दी नहीं है। यह आजादी अगर हमें कहा गया कि गाने में तो तुम ये पढ़ो कि दे दी तुम्हें आजादी, यह गांधी जी ने हमें आजादी दे दी, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर बाई हुम? बाई गांधी, बाई नेहरू। ट्रांसफर ऑफ पावर बाई हुम? हमें किसी ने इस देश पे गुलाम बनाने के बाद, यहां के संसाधनों को चूसने के बाद, यहां की तमाम इंडस्ट्री को समाप्त करने के बाद, जाते वक्त जब उनका स्वार्थ हुआ, उनको लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो जीत चुके हैं, लेकिन सुभाष बाबू की क्रांति के कारण इस देश की फौज में विद्रोह हो रहा है। 46,000 की सेना थी आजाद हिंद फौज की, जिसमें से 26,000 लोग चरखा काटते हुए नहीं मरे थे, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मरे थे। और जिस तरीके की उस फौज के कारण विद्रोह हो गया था, उससे अंग्रेज उबरने के लिए तैयार नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जीत तो वो गए थे, तो वो इतने बड़े भारत को संभाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जाने का यहां से मन बना लिया। तो लेकिन जाते जाते अपने उन दरबारियों को बिठा के गए, तब न कोई तर्क चला, तब न कोई लॉजिक दी, न कोई रेफरेंस दिया। तो सवाल यह है कि मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि जब असेंबलीज के वोट पड़े कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, तो 14 वोट में से वो जो बाद में 19 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना वोट मिला था, बाकी वोट तो सरदार पटेल को मिले। तो फिर गांधी जी ने कौन से ईमानदारी के साथ, जो उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो सच के साथ इतने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वो गांधी जी ने उस सच को किस मकसद से, किस इशारे से, किस एंगल से, किस कारण से झुटलाया और क्यों उन्होंने उन विजनरी लोगों को यह देश सौंपा और क्यों नहीं सरदार पटेल को सौंपा? और अगर यही करना था तो कहते कि नहीं, कोई चुनाव नहीं होगा, मैं जिसे चाहता हूं उसे बना दीजिए। तो एक आदमी को, जो राजनीतिक व्यक्ति था, उसको आपने ह्यूमिलेट किया, इसलिए कि आपको
चारों तरफ से सजा धजा करके एक ऐसा सिंबल बना दिया कि भाई ये आखिरी शब्द हैं, लेकिन उनके शब्द नहीं होते थे, शब्द किसी और के होते थे, उनके मुंह से कहलवाए जाते थे ताकि कोई विरोध ना हो। तो अंबेडकर जी से जब उनका विरोध किसी बात पे था तो अंबेडकर जी के पास गए और उन्होंने कहा आप अपनी बात वापस ले लीजिए। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी बात ठीक है। उस पे गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने ये बात वापस ले लो। तो अंबेडकर जी जैसे महान, मतलब अगर मैं कहता हूं कि हजारों गांधी भी पैदा हो जाएं तब भी एक अंबेडकर पैदा नहीं हो सकता। ये 2020 में कह रहा हूं मैं। अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी मेरी बात से आप एक राय न हो, लेकिन धरने पे मत बैठिए, क्योंकि धरने पे बैठने से आपके जीवन को खतरा हो सकता है और देश को आपकी जरूरत है। लिहाजा मैं आपके इस सम्मान में कि आप धरने पे बैठ जाएंगे और उससे आपके शरीर को हानि होगी और आपको हानि होना देश के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। यही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ जब वो अध्यक्ष चुन लिए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट की किताबें तो बहुत लिखी, लेकिन जब डिसाइसिव मूवमेंट आया, जब इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया, तो गांधी जी ने किस मनोदशा के साथ कंप्रोमाइज किया। जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था तो फिर क्यों उनके खिलाफ धरना दिया और कहा कि नहीं सुभाष तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए? कौन सी राजनीति थी जो आज 2020 में इसे समझने की जरूरत है? और अगर गांधी जी को और हम समझें, आज के दिन सत्ताएं व्यवस्थाएं प्रोग्राम करेंगी, गुणगान होगा, ढोलक बजाई जाएगी, उनके गीत गाए जाएंगे, ये सब करें, ये सरकारी आडंबर है, उसको करना है, सरकारें करें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूं, आप कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, कम से कम आज तो सच बोलिए। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। उनका मानना था कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें मरणोपरांत साल 1966 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। अश्रुपूर्ण आंखें हम सबकी, थक कर हारी पंथ निहारी, आ जाओ फिर से तुम लाल, सिसक रहा ये सारा संसार। एक बार तो फिर से शास्त्री जी जन्म तुम्हें लेना होगा, फिर समझाने राह सत्य की शास्त्री जी तुमको आना होगा। आज का एपिसोड फिलहाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लीजेंड्स ऑफ इंडिया में अगली चर्चा किस बात पर होगी, देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लीजेंड्स ऑफ इंडिया।